यूनिपार्ट्स इंडिया के मैनेजमेंट से। और आपको बता दें कि यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुल गया है और अब तक इशू करीब 19% भरा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 548 से 577 रुपए प्रति शेयर तय किया है और इस आईपीओ को 2 दिसंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है और ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल पर बेस्ड है। अब आगे कंपनी की क्या प्लानिंग है, ग्रोथ आउटलुक को लेकर, क्षमता विस्तार को लेकर, इन सब मुद्दों पर आइए हम मैनेजमेंट से बात करते हैं। और उससे पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। 26 सितंबर 1994 को कंपनी की शुरुआत हुई है और इंजीनियर्ड सिस्टम और सोल्यूशन के ग्लोबल मैन्युफैक्चरर, एग्री कंस्ट्रक्शन के लिए सिस्टम की दिग्गज सप्लायर, फॉरेस्ट्री के लिए भी सिस्टम मुहैया ये कंपनी कराती है। ग्लोबल ऑफ हाईवे सिस्टम में अच्छी पकड़ है कंपनी की। कंपनी के पास देश में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। तो चलिए अब विस्तार योजनाओं पर और पूरे प्लान पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरदीप सोनी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यूनिपार्ट्स इंडिया। गुरदीप जी, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। सबसे पहला सवाल तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेंशन प्लान को लेकर ही जानना चाहती हूँ। आईपीओ के बाद एक्सपेंशन प्लान को लेकर, विस्तार योजनाओं को लेकर फिलहाल आपने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है? थैंक यू। एक्चुअली आपने ठीक कहा कि ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सेल जो हो रहा है वो हमारे पास एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है और कुछ छोटे शेयर होल्डर्स हैं अमेरिका में जो निकल रहे हैं और 23% के लगभग जो है कंप्लीटली ये लोग ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं और बैलेंस 9% के करीब जो है वो प्रोमोटर्स कर रहे हैं। कंपनी जो है वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी के इनफैक्ट लास्ट ईयर का सेल जो था वो 1227 करोड़ है, अबिटा 271 करोड़ है जो कि 22% है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर का था वो 167 करोड़ है जो कि तकरीबन 14% है। और जो सबसे बड़ी बात है तो कंपनी का ROCE है वो 31% है और ROE 26.8% है। इनफैक्ट कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट्स ऑडिटेड आ गए हैं मार्केट में और अबिटा जो है फर्स्ट 3 मंथ्स का वो 76 करोड़ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50.5 करोड़ है। सो कंपनी इज ग्रोइंग वेरी हेल्थली। इनफैक्ट पिछले साल के हिसाब से करीब 20% टॉप लाइन अभी तक ग्रो कर रही है। कंपनी इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में 424 करोड़ का कैश जनरेशन किया है और जो डेट कंपनी का एक टाइम पे 250 करोड़ था वो अब लगभग 60 करोड़ से भी नीचे आ गया है। कंपनी इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 3 फिगर्स आप लेके चलिए कि कंपनी का तकरीबन 22% एबिटा है, 14% पैट है और फ्री कैश जो है वो 7% है। और कंपनी ने लास्ट ईयर भी 25% डिविडेंड दिया है और स्टेटेड पॉलिसी कंपनी का है सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूवल के 25% डिविडेंड देते रहेंगे। तो जो फ्री कैश जो है 7% का, उसमें से आधा चला जाएगा डिविडेंड की तरफ और आधा फिर भी कंपनी के पास रहेगा आगे के कुछ और एक्सपेंशन और फर्दर करने के लिए। तो कंपनी क्योंकि कंप्लीटली कैश रिच है और सेल्फ सस्टेनिंग है तो कंपनी कुछ भी नए शेयर्स अभी और नया पैसा नहीं ले रही है स्टॉक मार्केट से। गुरदीप जी, यहाँ पर हम 2 स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं जिनका सीधा इम्पैक्ट आपके कारोबार पर पड़ा है। पहले तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी और दूसरा यूएस जो $1 ट्रिलियन बिल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है उसके पास होने पर आपको खासतौर से किस तरह का फ़ायदा हुआ है? आने वाले वक्त में इससे ग्रोथ को लेकर किस तरह से आपको अपनी योजनाओं में फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में ज़रा हमको समझाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो पिछले साल यूएसए ने $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास किया और उसका खर्चा ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। इनफैक्ट 1 ट्रिलियन में से 600 बिलियन तो कुछ इंटरनेट या रेलवेज वगैरह में वो एक्सपेंशन में करना चाहते हैं, लेकिन 400 बिलियन से ज्यादा जो है वो रोड्स, पोर्ट्स और ब्रिजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लगाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जो उनका प्लान है। इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज जिनको हम अपना मटेरियल बेचते हैं
उनका खुद का काफी बूम चल रहा है। इनफैक्ट जो मेरी सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की भी और मेरा भी एक कस्टमर है जो यूएसए बेस्ड है और ग्लोबल जायंट है, उनका जो कमेंट्री 3 हफ्ते पहले आया है, उन्होंने कहा कि अगले साल वो खुद 13 से 15% ग्रो करेंगे और इसके अलावा वो देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन मशीनरी का जो बूम है वो लगभग अगले 2026 तक चलता रहेगा। तो इस तरह का प्रोजेक्शन तो कंस्ट्रक्शन का आ रहा है। दूसरा आपने कहा चाइना प्लस वन, अगेन वेरी बिग रियलिटी। इनफैक्ट अमेरिकन कंपनीज का काम तो शुरू हो गया था 4 से 5 साल पहले, जब अमेरिका ने 25% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया था चाइना के ऊपर, और ऑलरेडी अमेरिकन कंपनीज देख रही थी कि इंडिया से लेना ज़्यादा सस्ता है चाइना के बराबर बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटीज। लेकिन क्योंकि 2 साल कोविड में काफ़ी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स रही हैं तो कुछ काम हुआ नहीं, लेकिन अब जो है वो काफ़ी उसका इफेक्ट जो है चाइना प्लस वन का आ रहा है और कंपनी इंडिया को तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो कंपनीज यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड है वो तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट आना भी शुरू हो गया और काफ़ी नया बिजनेस हमारी तरफ आया है, जिससे हम काफ़ी अच्छा फ्यूचर अपनी प्रोजेक्शंस भी देख रहे हैं और वेरी हेल्दी एंड वेरी स्ट्रांग। मैं एक और चीज़ कहूँगा, एक थर्ड चीज़ भी है जो कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से 20 मिलियन टन का ग्रेन एक्सपोर्टेबल सरप्लस यूक्रेन से बाहर चला गया और 20 मिलियन ही तकरीबन रशिया से चला गया एम्बार्गो की वजह से। तो इसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस है, फूड कमोडिटी प्राइसेस है, वेंट अप, बहुत ऊपर चली गई। इनफैक्ट जो फार्मर्स इंडिया में हैं उन्होंने भी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया एक्सपोर्ट को। नहीं तो इंडिया में भी फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता और फूड सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम था, लेकिन बाहर के देशों में ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसकी वजह से जो बाहर का फार्मर है यूरोप एंड यूएसए दोनों का, उसके पास अब काफी पैसा है और कहते हैं कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा जो पैसा फार्मर्स ने बनाया है वो इस साल में बनाया है। और क्योंकि थोड़ा डिमांड भी है, कोविड के टाइम पे जो मशीनरी रिप्लेस होनी चाहिए थी हर साल वो इतनी हुई नहीं और ऑलमोस्ट 1 साल का उसमें बैकलॉग चल रहा है। इनफैक्ट हमारे कस्टमर्स तो ये कह रहे हैं कि जो डीलर्स हैं उनके पास इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा मशीनें जो वो बनाते हैं उनकी 3 से 6 महीने तक की वेट लिस्ट भी चल रही है। तो क्लियरली ये दोनों इंडिकेशन हैं कि एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी का बहुत अच्छा पीरियड है अगले 4 से 5 साल तक। ये बताएं कि ईडीआई प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं डिमांड को लेकर, आने वाले साल के लिए आउटलुक किस लिहाज से आपने तय किया है? हम क्योंकि थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है तो मैं पीछे का आपको थोड़ा बताऊं कि पिछले 6 साल में हमने टॉप लाइन ग्रोथ तो 12.1% कैगर किया है, लेकिन अबिटा हमारा 30% कैगर पे ग्रो किया है और पैट जो है वो 40% कैगर पे ग्रो किया है और इनफैक्ट जो और ऑलरेडी हमारा ROCE 31% है, ROE 26.8% है। और हम ये देख रहे हैं कि नॉट ओनली के इंडस्ट्री का जो इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, बट चाइना प्लस वन की वजह से भी जो नया बिजनेस हमारी तरफ आ रहा है, वी आर प्रोजेक्टिंग के फ्यूचर जो है इज इक्वली ब्राइट एंड वेरी प्रॉफिटेबल, जो अगले 3-4 साल के लिए हमने प्रोजेक्शन बनाया है। पर बात करते हैं टॉप 10 कस्टमर्स अगर हम देखें अक्रॉस प्रोडक्ट सेगमेंट्स और ज्योग्राफीज तो लगभग 70.42% का रेवेन्यू रहा है। अगर हम ऑपरेशंस फॉर FY22 की बात करें, ये काफ़ी बड़ा चंक है रेवेन्यूज़ के लिहाज से। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं रिस्क समझना चाहूँ, जहाँ पर कैश फ्लोज कम हो गए, लिक्विडिटी की इश्यूज हो गई, तो किस तरह से आपने इसके लिए रणनीति अब तैयार की है? सबसे बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि 30, 40, 50 बिलियन डॉलर की हर कंपनी की सेल है और हमारा जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो सिर्फ कॉस्ट क्वालिटी डिलीवरी का नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उनके एक की सप्लायर हैं, हमें जो रेटिंग दी जाती है हर साल, वो मोस्टली कस्टमर्स ने हमें की रेटिंग दी है और उसका ये मतलब है कि हमारी वेवलेंथ उनके साथ मिलती है एंड उनके फ्यूचर ग्रोथ के साथ वो हमारी तरफ बहुत ज्यादा देख रहे हैं। इनफैक्ट मेरा जो कंपटीशन है वो मेड इन यूएसए, मेड इन यूरोप, मेड इन जापान है और इंडिया में बैठे सिर्फ यूनिपार्ट्स ही एक ऐसी कंपनी है
जो इन सबको सर्व कर रही है। और क्योंकि हमारा ये मॉडल है वेयर हाउसिंग का, जिससे कि हमने रिस्क ऑफ सप्लाई चेन बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, तो हम तो इनफैक्ट इनके बहुत प्रीमियर कस्टमर्स में से हैं, सप्लायर्स में से हैं। इसके अलावा भी हमारी मैपिंग है बड़ी क्लियरली कि अगले 3-4 और सबसे बड़े कस्टमर्स जो जिनके पास जाना है जापान में, यूएसए और यूरोप में, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। तो वैसे तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं है हमारी हिस्ट्री में कि कोई कस्टमर चला गया है। लेकिन अगर हुआ भी तो कंपनी जो है वो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम कर रही है और नए-नए कस्टमर्स भी लेके आ रही है। ये बताएं कि सेल्स वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक एग्रीकल्चरल पर ये निर्भर करते हैं, लेवल ऑफ एग्रीकल्चर और सीएफएम एक्टिविटी खास तौर से। अब किस लिहाज से आप महंगाई की परेशानी को भारी होता हुआ देख रहे हैं? क्या आपने इस फैक्टर को होने वाले प्रभाव पर फैक्टर इन किया है? करेक्ट, इन्फ्लेशन की बात हो रही है। और लेकिन मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, और ये डेटा भी बता रहा है कि एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी का जो बूम चल रहा है, बिकॉज़ हमने जैसे बताया कि $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, ग्रेन प्राइसेस आर हाई, थोड़ा-सा ईज़ अप हो रही हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर अभी भी जो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन और other food commodities globally हैं, they are at their highest level since the last 4-5 years। और farmers इस वजह से बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो हमारे और जो डिमांड मशीनरी की है वो इनफैक्ट डीलर चैनल्स के पास जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेंटरी है। और 3 से 6 महीने का वेट लिस्ट चल रहा है अभी भी काफ़ी मशीनों का, जो कि दुनिया की ये कंपनियाँ ये बना रही हैं। तो एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्रीज इन दोनों के अंदर ये सो कॉल रिसेशन का या कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की योजनाओं पर हमारे साथ बात की है। शो को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ भी जुड़ गए हैं। स्वागत है अविनाश आपका। क्या कहेंगे आप यूनिपार्ट्स इंडिया को लेकर? देखिए, मुझे लग रहा है कि यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड जो है वो बेसिकली एक एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनी है। करीबन 80% यूरोप और यूएस से आता है और काफी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके एक जो रिफ्लेक्टिव पॉइंट है वो उनके इबिटा मार्जिन है, 20-22% पे काम करती है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आगे आने वाले 1-2 सालों में जिस प्रकार का मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है, बिजनेस का जो ऑर्डर बैकलॉग है, इससे इनको डेफिनेटली फायदा होगा। मेरे ख्याल से जो लंबी अवधि के लिए यहाँ पे कोई निवेश करता है तो उसको अच्छी खासी रिटर्न मिलने कि यूएस और यूरोप में आपकी जो बिजनेस कंडीशन है वो काफी चैलेंजिंग है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो ऑब्वियसली इस कंपनी को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हेडविंड है। लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट और ऐसा जो प्रेजेंस है वो डेफिनेटली कंपनी ने एक बहुत अच्छी पोजीशन वहाँ पे बनाई है। तो नेट लॉन्ग टर्म के लिए निवेशकों को ये आईपीओ मिस नहीं करना चाहिए। बट डेफिनेटली ये बात डेफिनेटली ध्यान में रखें कि लिस्टिंग गेन्स थोड़े से मॉडरेट टू रीजनेबल होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यूरोप और यूएस का जो मार्केट है वो अभी फिलहाल काफी प्रेशर में चल रहा है। अभी तो फिलहाल इस साल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आने वाले साल में अगर प्रॉब्लम बढ़ती है यूरोप में तो थोड़ी सी दिक्कत इस कंपनी को होगी। तो इन्वेस्टर शुड टेक दिस एज अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, निवेश के लिहाज से नज़रिया बनाना चाहिए। अविनाश जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे आपसे फिर जुड़ेंगे और शेयरों पर राय मांगेंगे। लेकिन अब हम